नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है। मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा कि मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। बेसिकली बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद के बारे में अलग अलग तरीके से कुछ इमेजेस हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरीज़ हैं। उनको मैं ट्राई करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या मोतियाबिंद सबको होना है। दूसरा, मोतियाबिंद कब कब हो सकता है और कैसे कैसे क्या लक्षण हैं हमें मोतियाबिंद के। तीसरा, इसमें कौन सी टेक्निक बहुत बढ़िया रहेगी हमारी आँख के लिए, या कौन से लेंसेज बहुत बढ़िया रहेंगे जिसको हम लोग डलवा के अपना विज़न फिर से रीगेन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसे और किन किन चीज़ों के साथ में जोड़ा जाता है इस बीमारी को, या किन किन कारणों से बीमारी और हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मोतियाबिंद होता क्या है एग्जैक्टली। तो मोतियाबिंद आँख के अंदर इस तरीके से बनावट दी हुई है, जैसे ये आँख का एक डमी स्ट्रक्चर है क्रॉस सेक्शन में। तो आँख के अंदर ऊपर वाले ने हमें इस तरीके का एक वॉच ग्लास दिया हुआ है, इस तरीके का एक कॉर्निया दिया हुआ है। सबसे आगे से कुछ लोग पुतली भी कहते हैं, काली पुतली भी कहते हैं। तो सबसे आगे ये रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है और उसके पीछे एक लेंस होता है। नॉर्मली ये लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और इस तरीके से आँख के अंदर फिट होता है। आँख के अंदर 3 ही परतें होती हैं जिनसे हम लोग विज़न देखते हैं। कैमरे की तरह 75% विज़न इस कॉर्निया की वजह से जनरेट होता है और 25% जो विज़न होता है वो इसके कारण से। तो ये दोनों लेंसेज आपस में मिलके सामने की इमेज को कैप्चर करके यहाँ रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनाते हैं जो इन्वर्टेड होता है, और जो इस नस के थ्रू ब्रेन में ट्रांसमिट होने के बाद में उसे वो सीधा हो जाता है। प्लस दोनों आँखों से प्रतिबिंब जो यहाँ पर इमेज बनती है वो जाके दोनों आँखों से मैच भी होती है ब्रेन में। वो एक अलग चीज़ है, पीछे जाके मैच होकर, और उसके बाद में फिर हमें एक 3D इमेज या हमें डेप्थ उस तरीके का मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोतियाबिंद के बारे में। जब हमारा ये नेचुरल लेंस जो एज के साथ साथ धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है और ये किसी कारण से या एज रिलेटेड सफ़ेद हो जाता है, तो ये इस तरीके से कुछ हो जाता है। जब ऐसे ही सफ़ेद हो गया तो हमें इसे रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद हमें इसमें यहाँ लेंस एक डालना है। लेकिन अभी जो टेक्निक हो गई है इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग इसे रिप्लेस करने के साथ में चश्मे का नंबर भी पूर्ण तरह ख़त्म कर देते हैं, और इसमें अलग अलग लोगों में क्या क्या नंबर लगेगा और किस तरीके से हम लोग प्लान की जाए सर्जरी कि इसमें नंबर की ज़रूरत ही ना पड़े, ऑपरेशन के बाद में चश्मा ही हट जाए। तो अब इसमें जो सफ़ेदी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें मोतियाबिंद कैसे कैसे बन जाता है, किन कारणों से बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड मतलब उम्र के साथ साथ होना है। 50, 60, 70 साल की एज में सभी को होना है, और ना कि ये इंसानों में बल्कि जानवरों में भी होता है। बट ये कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो एनिमल कैटरेक्ट को ऑपरेट करते हैं, इंडिया में बहुत ही कम है, बट होना सभी को है। जो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद में जिएगा उसको ये धुंधलापन होना ही होना है इस लेंस के साथ। कुछ मोतियाबिंद कभी कभी पैदाइशी भी होते हैं, बाई बर्थ भी होते हैं। बच्चे को, मदर को रूबेला रहा या कोई और बीमारी रही, तो उस केस में हम लोगों को कंजेनाइटल मोतियाबिंद होता है, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी दिख जाता है। उसको हम लोग तभी के तभी ऑपरेट करके हटा सकते हैं आँख के अंदर से। दूसरी टेक्निक होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें डेवलपमेंटल मोतियाबिंद होता है। बचपने में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रो होगी, जैसे जैसे लेंस होगा, ये लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना होकर इसमें कुछ कुछ स्पॉट्स होंगे, और जैसे जैसे बच्चा एक ग्रो करेगा उसमें वो मोतियाबिंद बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसको हम लोग अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसमें लेंस इम्प्लांट कर देते हैं तो इससे विज़न को फिर से रीगेन किया जा सकता है। कभी कभी ये मोतियाबिंद चोट लगने के कारण से, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें करीब 80% वाटर और 20% प्रोटीन होता है, और ये सारे प्रोटीन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। और छोटा भी ट्रॉमा लग गया, कुछ भी थोड़ी चोट लग गई, तो उसके कारण से भी मोतियाबिंद उत्पन्न हो जाते हैं आँख के अंदर। और इसके बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है मोतियाबिंद का, वो है ड्रग इंड्यूस, दवाइयों के कारण से। बहुत सारी बीमारियों के लिए अगर आप दवाइयाँ डालते हैं, खास तौर से स्टेरॉइड, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप डालने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ किसी रूप में प्रयोग करते हैं रेगुलरली, तो उसमें भी आपको जो है ये इसमें लेंस में सफ़ेदी आ जाती है। तो ये कारण है मेन जो मोतियाबिंद के। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं मोतियाबिंद और काले मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद एक बिल्कुल डिफरेंट बीमारी होती है, वो ग्लूकोमा होता है, और ये सफ़ेद मोतियाबिंद, इसको हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं, और ये दोनों बिल्कुल सेपरेट बीमारी हैं, दोनों का इलाज बिल्कुल अलग तरीके से है।
सफ़ेद मोतियाबिंद में हमारे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लेंस जो है आपका सफ़ेद पड़ जाएगा, धुंधलापन हो जाएगा इसमें, और इसको रिप्लेस करके हम लोग आँख के अंदर एक लेंस फिट कर सकते हैं। और जब ये लेंस फिट कर देते हैं तो आपका रोशनी जो है फिर से रीगेन हो जाता है। तो अब जानेंगे कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या है, कैसे आपको लगेगा कि यार मेरे को चेक कराना चाहिए, मेरे को जो है ये मोतियाबिंद हो सकता है। नॉर्मल मैंने आपको बताया कि नॉर्मली मोतियाबिंद जो है वो 45 से 50 साल की एज के बाद में होता है। बट कुछ कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ है या थायराइड है या आपका कुछ मेडिकेशंस चल रहा है या कोई कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, क्रोनिक कोई इलनेस है, अर्थराइटिस है, किसी की दवाइयाँ खा रहे हो लंबे समय से, तो ज़रूरी है कि आप एक बार जाके बीच बीच में किसी आई डॉक्टर को चेक कराते रहो। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके लेंस में कहीं कुछ सफ़ेद धब्बे, सफ़ेद स्पॉट्स आने तो शुरू नहीं होंगे, मोतियाबिंद की शुरुआत तो नहीं होगी। और वो टाइमली अगर डिटेक्ट हो जाता है अर्ली स्टेज में तो उन दवाइयों को रोकने से वो उसी स्टेज पर वहीं पर रोका जा सकता है। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास में और कुछ चोट लगी आँख के अंदर और या किसी और कारण से उनकी कुछ दवाइयाँ शुरू हुई, उनमें थोड़े थोड़े स्पॉट्स आ जाते हैं जो कुछ हद तक रिवर्स भी हो जाते हैं। अब इसमें जो है जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कंप्लेन होती है वो होती है ग्लेयर, धुंधलापन, डिमिनिशन विजन, मतलब आपको कम रोशनी नज़र आती है, सामने की चीज़ बहुत ब्लरी होती है और आप चश्मे के नंबर चेक कराते रहो, चेंज कराते रहो, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा नहीं देख पाते, बहुत स्पष्ट नहीं देख पाते। दूसरी कंप्लेन होती है रात को ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होती है कुछ लोगों को, जैसे सडनली, जैसे पहले अच्छे से सब ड्राइव कर पाते थे, अभी अब चौंध लगने शुरू हो जाते हैं या सामने की लाइट बहुत फैली नज़र आती है या रिंग्स नज़र आते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी अर्ली साइंस हो सकते हैं मोतियाबिंद के। इसके लिए भी आपको एक बार चेकअप कराना है। लो लाइट कंडीशंस में जब कम रोशनी होती है सनसेट के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग, तब आपको कम लाइट कंडीशंस होती हैं और जब आपको कहीं वॉक करना है जहाँ पे बहुत प्रॉपर लाइट नहीं है एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तब आपको लगता है कि यार कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, मैं मिस ना कर जाऊँ कोई स्टेप, तो उस कारण उस जगह भी आपको जो है एक बार प्रॉपरली चेकअप कराना है। क्योंकि कभी कभी जब हमारा पीपल डायलेट होता है और हमें लो लाइट कंडीशंस में बहुत अच्छे से लाइट नहीं मिल पाता उसके बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं मोतियाबिंद उसको आंशिक रूप से रोके हुए होता है और जिसकी वजह से हम लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नॉर्मली कुछ बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, बहुत बड़ा कारण हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 20% पीपल आर रीचिंग टुवर्ड्स दिस स्टेज जहाँ पर डायबिटीज़ होने लगी हो गई है और इस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करें जिस तरीके से डायबिटीज़ की तरफ, तो उसमें डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है और ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है तो उसके कारण से भी अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन रहता है, मोतियाबिंद का असर आ जाते हैं आँख के अंदर। इसके अलावा और लक्षण जो मिलेंगे उसमें मिलेंगे जैसे आपको बार बार चश्मे का नंबर बदलता रहेगा, आप बार बार ऑप्टिशियन के पास जाओगे कि यार कल जो था वो अच्छा था, आज फिर थोड़ा ख़राब हो गया, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली 1 महीने 2 महीने में आपका नंबर बार बार बदलेगा। ये भी एक लक्षण है कि आपको जो है मोतियाबिंद हो सकता है। और आपको जो है कभी कभी आपको धूप में भी बहुत दिक्कत होगी। कुछ मोतियाबिंद होते हैं जो सेंट्रली बनते हैं, तो इसमें भी 2 प्रकार के मोतियाबिंद हैं। कुछ मोतियाबिंद जो होते हैं जो बीच में बनते हैं, जैसे मैंने बताया कि आँख के अंदर आपका ये कॉर्निया हो गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर एक लेंस होता है जो आँख के अंदर हमें ऊपर वाले ने गिफ्ट किया हुआ है। अब इसमें 2 तरीके से मोतियाबिंद बन सकता है, कभी कभी पेरिफेरी से मोतियाबिंद बनता है, तो उसके लक्षण देर से आते हैं क्योंकि हमारी मेन जो रोशनी है वो सेंट्रल एरिया से जा रही है। लेकिन जब भी मोतियाबिंद यहाँ बीच में बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पे बीच में बनना शुरू होता है, तो उसके लक्षण बहुत पहले आने शुरू हो जाते हैं और वो हमें प्रॉब्लम होता है सडनली रात में। तब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें लगता है कि दिखना कम हो गया और फिर जब वो सामने का व्हीकल पास होने आता है तब हमें दिखना शुरू होता है। तो इस तरीके का जो सेंट्रल कैटरेक्ट होता है ये ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है एक्सीडेंट्स और इन सब चीज़ों के लिए। तो उसमें अगर किसी को सेंट्रल कैटरेक्ट है या बीच में से मोतियाबिंद बनना शुरू है तो उसमें तो हमें जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है। ये कुछ लक्षण हैं मोतियाबिंद के जिनको आपको जो है महसूस कर सकते हैं या आप अपने अगर आपको ये कुछ भी लक्षण आपको आ रहे हैं तो फिर आपको जो है इसमें आपको ज़रूरत है कि चेकअप करा के एक बार दवा डाल के एक बार चेक कराइए कि आपको मोतियाबिंद के सिम्टम्स या लक्षण आने शुरू तो नहीं हो गए। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये लक्षण हमें फील होते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका समाधान क्या है और किस तरीके से हम लोग इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आपको
जैसे मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी जितनी भी दवाइयाँ इसमें अवेलेबल हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो क्लेम करते हैं कि मोतियाबिंद को काट देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो क्योंकि ये एज रिलेटेड बीमारी है, जस्ट लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, जैसे आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए एज के साथ साथ, ऐसे आपका लेंस एक बार सफ़ेद हो जाता है तो उसमें फिर से जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होना है। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक लेंस दिया हुआ है ऊपर वाले में। इस लेंस में 70 to 80% वाटर है और 20% प्रोटीन होता है। एज के साथ साथ वो जो वाटर कंटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है और ये प्रोटीन्स आपस में मर्ज कर जाते हैं, कोएगुलेट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और एक बार इस तरीके से हो गया तो इस तरीके की सफ़ेदी उत्पन्न हो जाती है। एक बार ये चीज़ चिपक गई, सफ़ेद हो गई, तो फिर से उसमें जो है वो नॉर्मल नहीं की जा सकती और उसको फिर हमें रिप्लेस ही करना एक ऑप्शन है। और रिप्लेस करने के बाद में हम लोग इसमें लेंस डालते हैं और इसे कई पद्धतियों से किया जा सकता है। इनके बारे में मैं एक एक बार मैं डिस्कस करूँगा कि मोतियाबिंद का हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैंने आपको डिस्कस किया कि हम लोग कैटरेक्ट को आउट करना है, सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। सिर्फ सर्जरी करके ही हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं। अब सर्जरी में भी जो तरीके हैं उसमें सबसे पहले जो तरीका जो बहुत पुराना चलता था वो चलता था इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ICCE। ये वो ज़माना है जिसमें लेंस अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। 1980 में थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, 70s में 80s में, तब आदमी को किसी को भी अगर कैटरेक्ट हो जाता था तो उसका लेंस इन टोटो पूरा आउट कर दिया जाता था। आँख के अंदर यहाँ पर मोतियाबिंद होता है और इसको पूरा आउट करके हम लोग आँख से बाहर कर देते हैं। तो ये जो टेक्निक थी इसमें जो है हम लोग लेंस आउट कर देते थे और कुछ भी नहीं छोड़ते थे। तो मैंने बताया 25% जो विज़न है वो इस वाले पार्ट से आता है, 75% विज़न इस वाले पार्ट से आता है, और इसके लिए एक बहुत मोटा चश्मा लगाना पड़ता था देखने के लिए और उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते थे। फिर 80s में 1980s में एक दूसरी टेक्निक आई जिसे कहते थे ECCE, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। उसमें हम लोग क्या करते थे कि ये हिस्सा छोड़ दिया जाता था, पीछे वाला एक बड़ा चीरा लगाते थे आँख के अंदर, मोतियाबिंद को एज इट इज़ बाहर निकाल लेते थे। रफली जो डायमेंशंस होते हैं मोतियाबिंद के वो करीब 10 to 11 मिलीमीटर होते हैं, 10 से 11 मिलीमीटर का मोतियाबिंद होता है, और उसको हम लोग एक इंसिजन लगा के बाहर कर लेते थे और उसके बाद में फिर हम लोग एक तरीके का लेंस इम्प्लांट करके फिर इनको टाँकों से सिल दिया करते थे और उसमें रिकवरी में बहुत टाइम लगता था। और ये एरा है 1980 से लेकर अभी तक चल रही है टेक्निक, और कुछ डॉक्टर्स जो हैं अभी भी इस टेक्निक को करते हैं जब मोतियाबिंद कुछ पेशेंट्स में जब उनका मोतियाबिंद फट जाता है या फिर जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है या कोई कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज है, तब हम लोग ऑपरेट करते हैं उस कंडीशन को। तो इस कंडीशन के अपने फ्लॉ ये होता था कि उसमें क्योंकि आँख को बहुत बड़ा इंसिजन लगाते थे तो रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता था, महीनों लग जाता था, और इसके बाद में भी प्रेडिक्टेबल रोशनी की गारंटी नहीं थी कि कितनी रोशनी आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कितना चश्मे का नंबर आएगा। इवन आफ्टर हैविंग लाइक गुड मशीन्स उसके बावजूद भी बहुत कम प्रेडिक्शन था। तो इसलिए ये सर्जरी एडवाइस की जाती थी, तब मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक जाता था। जैसे आज भी पीपल कंफ्यूज होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मोतियाबिंद का इलाज पकने के बाद क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ आज आपको परेशानी है, आज आपको कम दिख रहा है और आप पका के उसे ख़राब कर लोगे और उसके बाद में फिर हमें इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर जाना पड़ेगा जो आज की तारीख में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जो अभी रिसेंट में जो टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं वो चल रही है SICS। ये टेक्निक कैंप में की जाती है मेजोरिटी जो है, जहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस जो बहुत गरीब लोग होते हैं जिनके पास में पैसे नहीं होते और वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाते कोई भी लेंसेज, ये तो उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वो लोग टाका रहित ऑपरेशन करते हैं, बट उसमें जो है इंजेक्शन लगा के सुन करके एक टनल बनाई जाती है जिससे कि इस मोतियाबिंद को बाहर कर लिया जाता है, और वो सेल्फ सीलिंग टनल होती है। उसको जो है वो जब मोतियाबिंद आउट कर देते हैं वो चिपक जाती है अपनी जगह, और जैसे सेल्फ सीलिंग पाउचेज़ आते हैं तो उसमें एक टनल क्रिएट की, मोतियाबिंद को आउट किया, उसमें लेंस डाल दिया और उस पाउच को चिपका दिया एट द एंड ऑफ द सर्जरी। सो ये सर्जरी
पहले वाली जनरेशन की सर्जरी से बेटर थी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाँके नहीं लगते थे और इसकी रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाती थी इन कंपेरिजन दूसरी सर्जरीज़ के मुकाबले। बट अगेन इसमें भी बहुत ज़्यादा कितना वज़न आएगा, क्या प्रेडिक्शन रहेगा, चश्मा हटेगा नहीं हटेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा, इन सब का बहुत प्रेडिक्शन नहीं था। इनमें प्रॉब्लम होती थी, मतलब इसमें आप बहुत अच्छा विजुअल आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इनके अपने 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 तरीके हैं। ये सिर्फ मासेस के लिए सही है, जहाँ पर हमें लगता है कि इस गांव में 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं जो ब्लाइंड हो जाएंगे कैटरेक्ट से और वो नहीं अफोर्ड कर सकते कुछ अच्छी टेक्निक कुछ, तो उसमें फिर ये कैंप में लगा के या इस तरीके से ये टेक्निक आज भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। और बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस इस टेक्निक में निर्भर हैं, जिसमें वो हज़ारों लाखों लोगों को ब्लाइंड होने से बचाते हैं और इस टेक्निक को करते हैं। इसके बाद में जो टेक्निक आई वो आई फेको। तो फेको बहुत पॉपुलर टेक्निक हुई, और फेको का पॉपुलर होने का जो कारण है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये आपकी कॉर्निया है और ये इस तरीके से आँख का एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ हमारा लेंस जो है इस तरीके से लगा हुआ है। तो फेको में हम बहुत बड़ा कोई चीरा नहीं लगाते थे, इसमें बस एक छोटा सा पोर्ट यहाँ से 3.2 मिलीमीटर के पोर्ट से हम लोगों ने मोतियाबिंद को सक कर लिया, और इसी से हम लोगों ने लेंस को बाद में लोड करके डाल दिया। इस टेक्निक के आने के बाद में मोतियाबिंद सर्जरी बहुत पॉपुलर हो गई। उसके बाद में लोगों को भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, और डॉक्टर्स को भी, हम लोग जो आई सर्जन्स हैं हम लोगों को भी आ गया, क्योंकि इसका रीज़न था इसमें कोई टीका, इसमें हम लोग कोई बहुत टाँके नहीं वगैरह नहीं लगाते, तो ये सुचरलेस टेक्निक हो गई। इसमें बहुत बड़ा इंसिजन नहीं लगता, कोई 3.2 मिलीमीटर से शुरुआत हुई थी, अभी 2.8 अब 2.2 मिलीमीटर पे हम लोग आ चुके हैं, तो और छोटा होता जा रहा है विद टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिफाइंड होती जा रही है। प्लस इसमें जो हीलिंग है वो बहुत छोटे से एरिया की होनी है, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता हील करने में, और आप अपना एक आध हफ्ते में नॉर्मल अपनी रूटीन पे जा सकते हो। तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। और अभी लेटेस्ट में जो 2 टेक्निक चल रही हैं वो चल रही हैं इसमें, एक तो MICS है, मिनिमल इन्वेजिव कैटरेक्ट सर्जरी। मिनिमल इन्वेजिव कैटरेक्ट सर्जरी एक फेको एमल्सिफिकेशन या फेको टेक्निक का एक बहुत एडवांस रूप है, जिसमें हम लोग मोतियाबिंद को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से जस्ट 2.2 मिलीमीटर के एक सुराख से, एक निडल से सक कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसके बाद में फिर हम लोग उसमें लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। और जितना तरक्की, जितना एवोल्यूशन इन मशीन्स को बनने में हुआ है, क्योंकि पहले जिस तरीके से कंप्यूटर्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, इसी तरीके से अब ये जो मशीन फेको की जो आ रही हैं वो बहुत एडवांस मशीनें आ रही हैं, और इनमें भी हर बार कुछ न कुछ नया अपग्रेडेशन, नए चेंजेस होते हैं जो आँख की सेफ्टी के लिए और बेटर हैं, जो आँख को जल्दी से जल्दी रिकवरी करने में मदद करते हैं, और कम से कम एनर्जी उसमें ड्यूरिंग सर्जरी जो है आँख के लिए निकलती है। क्योंकि जितने भी टेक्निक्स होते हैं इसमें हम लोगों को आँख के अंदर जाके मोतियाबिंद को छोटे छोटे हिस्सों में घोलना पड़ता है। जिस प्रकार से ये टेक्निक चलती है उसमें जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर एनर्जी लगाते हैं, जितना मोतियाबिंद पका होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और जितनी एनर्जी हम लोग लगाते हैं वो एनर्जी आसपास रेडिएट करती है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डैमेज करती है। तो इस टेक्निक के आने के बाद में अभी उल्टा हो गया कि हम लोग मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि जितना पका हुआ मोतियाबिंद होगा, समझ लीजिए जितना सख्त पत्थर होगा, उसे तोड़ने में उतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका हुआ होगा तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए, और इससे अगर हम लोग तोड़ेंगे टाइम भी लगेगा, बहुत एनर्जी भी निकलेगी, बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होगी, और जिसके कारण से जो है यहाँ पे कभी कभी सूजन आने का या आँख के पर्दे तक सूजन आने का खतरा रहता है। तो वाई टू टेक रिस्क। अगर आपको थोड़ा भी मोतियाबिंद है और आपको पता है कि बेटर टेक्नोलॉजी है, तो बेटर है कि आप इससे करा के आप परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद में आज जो एक टेक्निक इवॉल्व हुई है वो ही है, जैसे बहुत लोग अभी आज की बात करते हैं रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी। रोबोटिक क्या है, और या इसे कहते हैं फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी। फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी क्या है? क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में इतने सारे रोबोटिक बहुत कैची वर्ड है, और एक जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है मार्केट में, और जब एक सर्जरी रोबोटिक हुई तो उसके बाद में हर सर्जन ने हर डिपार्टमेंट में एक वो आ गया, वाई नॉट इन आई, वाई नॉट इन ऑप्थेल्मोलॉजी, कि रोबोटिक क्यों नहीं कर सकते, रोबोटिक का क्या रोल है। तो रोबोटिक अभी
पिछले कई सालों में बहुत पॉपुलर हुई है, बट आई के अंदर, आँख के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोतियाबिंद को तोड़ने के लिए अभी रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम लोग एक आई के अंदर जाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो बहुत कम स्पेस होता है जिसके अंदर हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ये जो स्पेस होता है इसे एंटीरियर चैम्बर कहते हैं और एंटीरियर चैम्बर, और ये जो स्पेस होता है वो 2.5 से लेकर 3 मिलीमीटर तक का स्पेस होता है। इसका मतलब 3 मिलीमीटर हमारे पास जगह है आँख के अंदर ऑपरेशन करने के लिए, तो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। 3 मिलीमीटर बहुत छोटी सी स्पेस होती है जिसके अंदर हमें ऑपरेट करना है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि रोबोटिक सर्जरी कोई भी आई है या फेमटो सर्जरी जो भी आई है आई के अंदर, वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उसने कुछ स्टेप्स तो कर दिए सर्जरी के, बट अभी भी वो एवोल्यूशन स्टेज में है जिसमें वो एक सर्जरी को पूर्ण तरह ख़त्म नहीं कर पाती। तो उसमें हमें फेको मशीन पे ले जाना पड़ता है। तो पेशेंट को कुछ स्टेप्स शुरू के, जैसे रोबोटिक क्या करता है, फेमटो रोबोटिक एक तरीके का मिसनोमर है बेसिकली, इट्स अ फेमटो सर्जरी। क्योंकि रोबोटिक का मतलब अगर आप एक रूम में बैठे हो और वहाँ कंट्रोल करके उससे ऑपरेट कर रहे हो, वो उस तरीके से आई में नहीं होता। आई में क्या होता है, फेमटो को ही कुछ लोग रोबोटिक बोलते हैं। फेमटो बेसिकली एक लेज़र होता है, और वो लेज़र क्या करता है कि आँख के अंदर छोटे छोटे बबल्स क्रिएट करके उस टिश्यू को सेपरेट कर देता है। वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं अलग उसमें बताऊंगा कि कैसे फेमटो लेज़र काम करता है। इसके लिए इसमें फेमटो लेज़र हमें कुछ चीज़ों में मदद करता है कि वो पहला स्टेप कि हमें आँख के अंदर जहाँ से एंटर करना है वहाँ 2 रास्ते क्रिएट कर देता है। आँख के ऊपर ये जो लेंस होता है इसके ऊपर एक बहुत मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन को वो सर्कुलरली काट लेता है बहुत सफाई से, और आँख के अंदर जो लेंस होता है उसको वो टुकड़े कर देता है। बट इसको हमें फिर से अपने फेको वाले रूम में ले जाके, फेको मशीन के पास जाके, जैसे मैंने बताया, सक उसी से करना पड़ता है और उसी तरीके से लेंस डालना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग फेमटो कर रहे हैं, बट फेमटो एक अधूरी टेक्निक है जो पूरे तरीके से मोतियाबिंद को ख़त्म नहीं कर सकती, और हमें डिपेंडेंट करना पड़ता है उस फेको मशीन के ऊपर। तो उसमें जो है जाके हम लोग फिर से वो पूरी तरह ख़त्म करते हैं। तो अब ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये अगेन एक डिबेट वो है। बहुत सारे डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि जिस प्रिसीजन से ये 3 भी स्टेप करती है अगर सर्जरी के, तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ करेगी, मोर प्रिसाइज देन ह्यूमन्स और इस तरीके से। बट वो इनिशियल 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट सर्जन्स होते हैं, उसे वो मुश्किल से 20 सेकंड्स में या 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं वो 3 स्टेप्स। उसी के लिए हमें फेमटो में जो है 5 से 10 मिनट का समय लगता है। हमें पेशेंट को लिटाना पड़ता है, हमें डॉकिंग करनी पड़ती है आँख के ऊपर एक प्रकार का लेंस लगा के, उसके बाद में फेमटो लेज़र फायर करता है। हालांकि फेमटो लेज़र को पूरे प्रोसीजर में लेस देन 1 मिनट लगता है सब चीज़ों में, 3 स्टेप्स बनाने में। बट फिर हमें पेशेंट को उठा के अपने दूसरे वाले रूम में ले जाना है, दूसरे ओटी रूम में ले आना है, और वहाँ हम लोगों को फिर प्रॉपर सर्जरी, पूरी सर्जरी कंप्लीट अपनी पुरानी मशीन से या फेकोएमल्सिफिकेशन मशीन पर ही करनी है। तो इसका रोल है या नहीं, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। उसका रीज़न ये है कि एंड रिज़ल्ट नहीं मैटर करता। अगर आपको लगता है कि इसमें फेमटो के नाम पर बस ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, 25 से 50 हज़ार रुपये आपको फेमटो या रोबोटिक के नाम पर आई में हॉस्पिटल्स लेते हैं, बट आपका एंड रिज़ल्ट क्या रहेगा वो आपका फेमटो डिसाइड नहीं करता। वो आपका डिसाइड करता है कि लेंस क्या पड़ा हुआ है आपकी। तो अभी मैं इसको समराइज़ करता हूँ, कॉन्क्लूड करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पास से अब तक जो हम लोग कर रहे हैं, पहले आईसीसी करके ऑपरेशन होता था मोतियाबिंद का, फिर ईसीसीसी आया, ये टाको वाला ऑपरेशन था, फिर उसके बाद में एसआईसीएस स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें हम टाँके नहीं लगाते बट आँख के अंदर एक टनल बनाते हैं, और उस टनल को सेल्फ सीलिंग टनल होती है, और उससे हम लोग मोतियाबिंद का आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद में चौथी टेक्निक मैंने बताई आपको, फेकोएमल्सिफिकेशन। फेकोएमल्सिफिकेशन में हम लोग मोतियाबिंद को एक छोटे से निडल से सक कर लेते हैं, और इसके थ्रू फिर इसी जगह से हम लोग लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। इसमें हम लोग 3.2 और 2.8 मिलीमीटर का एक छोटा सा इंसिजन बनाते हैं जो सेल्फ सीलिंग होता है, जिसमें कोई टाँकों की ज़रूरत नहीं होती है।
इसके बाद जो टेक्निक आई वो MICS इज़ मिनिमल इन्वेजिव कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें हम लोग मोतियाबिंद को जस्ट 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से, और इसमें एक और टेक्निक आ गई 1.8 मिलीमीटर स्लीवलेस हम लोग करते हैं उसे। तो 2.2 मिलीमीटर और 1.8 मिलीमीटर टेक्निक से की जाती है। इंसिजन और छोटा हो गया, जो सेल्फ सीलिंग होता है जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कोई टाका नहीं लगाना पड़ता, पट्टी नहीं लगाना पड़ता, और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। मोतियाबिंद को हटा के इसके आँख के अंदर हम लोग एक लेंस फिट कर देते हैं। और अभी जो 6 टेक्निक आई है, जो कि अभी इनकम्प्लीट टेक्निक है, वो फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है, जिसमें हम लोग कुछ स्टेप करते हैं इसमें से, और फिर बाकी रिमेनिंग जो स्टेप्स है वो हम लोग इसी मशीन से, फेको की मशीन से, MSCS पद्धति से कंप्लीट करते हैं। तो ये क्योंकि अधूरी टेक्निक है, एंड रिज़ल्ट अभी क्योंकि शुरू के 2-3 स्टेप्स ये कर पाती है, तो आई एम नॉट अ बिग एडवोकेटर ऑफ दिस टेक्निक, बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि आँख में मोतियाबिंद में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कोई हॉस्पिटल कुछ बता रहा है, कुछ हॉस्पिटल्स ये बता रहे हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, क्या लेंस आपके लिए बेटर रहेगा, आपको टेक्निक में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब भी आप फेमटो रोबोटिक कोई भी हॉस्पिटल से आपसे पूछता है तो उसके नाम पर वो 25 से 50 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा बताता है। अब वो ये 25 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि एंड रिज़ल्ट इन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी वही रहने वाला है जो अगर मैं सिर्फ MICS से बेटर लेंस कर दूँ। तो बेटर है टू इन्वेस्ट इन लेंस। अगर आपको कोई टेक्निक आपके लेंस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए लेंस में। अगर आपकी आई में कोई चीज़ बेटर तरीके से रोशनी दे सकती है, वो आँख के अंदर जो लेंस हम लोग इम्प्लांट करते हैं वो कर सकते हैं। तो ट्राई टू गेट नॉलेज अबाउट कि क्या कौन सा लेंस आपकी आँख के लिए बेस्ट है और किस तरीके से हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे मैं कवर करूँगा।